अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। आज हम हाज़िर हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ जिसका मौजू इस वक्त एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज यूरोप के अंदर GPSR जनरल प्रोडक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस लागू होने जा रहे हैं 13 दिसंबर से। और उससे पहले हमारी इंडस्ट्री को कंप्लायंस इश्यूज़ को किस तरीके से रिजॉल्व करना है, इस वक्त एक बहुत ही अहम टॉपिक है। इस टॉपिक के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में दावत दी है रज़ाउल्लाह शाह साहिब, जो कि बिल तहकीक कंपनी के ओनर हैं। कंप्लायंस के ऊपर इनका 30 साल का एक्सपीरियंस है। पूरे पाकिस्तान में इनके काफ़ी कस्टमर्स हैं। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी माशाल्लाह इनका कस्टमर है। इसके अलावा इंडस्ट्री के कई सारे यूनिट्स को इस वक्त ये कंप्लायंस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मी कंप्लायंस के रिलेटेड इससे बेहतरीन इंफॉर्मेशन सियालकोट में किसी और के पास से नहीं हो सकती थी। तो आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शुक्रिया बशीर भट्टी साहब, और आपका बहुत ज़्यादा मैं ममनून हूँ और एक्सपर्ट का मैं ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दे रहे हैं। और ये पॉडकास्ट जो है वो बड़ा अहम और सबके लिए बड़ा जो है ना मुफीद होगा, क्योंकि इस वक्त ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये जो नया रेगुलेशन है इसके लिए जो एक्सपोर्टर्स हैं वो कैसे प्रिपेयर हों। और पूरे पाकिस्तान में जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको, चूँकि यूरोप एक मेन मार्केट है सबके लिए, तो कंप्लाई करना ज़रूरी है। तो इस पे आज आपका ये पॉडकास्ट अरेंज करना होपफुली सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और इन्फॉर्मेटिव होगा। तो होप तो बेसिकली हमारे जितने भी पॉडकास्ट हैं कोशिश ये होती है कि हम लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस को कुछ ना कुछ गुड मैसेज जो है वो डिलीवर कर सकें। अगर कोई इश्यूज़ हैं तो उन इश्यूज़ के ऊपर बात करके तो कोई इसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट को हम लोग बुलाते हैं ताकि इसके ऊपर हम लोग बात कर सकें और इंफॉर्मेशन मैक्सिमम शेयर कर सकें। अच्छा सर, इस वक्त जो GPSR है इसके बारे में बताइएगा कि GPSR बेसिकली है क्या और इसका हमारी इंडस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। बट साहब, ये GPSR बेसिकली जो है वो जनरल प्रोडक्ट सेफ्टी रेगुलेशन है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये ऑलरेडी तकरीबन कोई 20 साल पहले GPSD के नाम से ये एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन अब वो जो डायरेक्टिव था, जो डायरेक्शंस दे रहा था, अब ये लॉ की शक्ल में, रेगुलेशन की शक्ल में इम्प्लीमेंट होना जा रहा है। तो उसके लिए जब लॉ कोई चीज़ बन जाएगी तो उसको कंप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, और उसके बगैर फिर प्रोडक्ट यूरोप में सेल करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन जो ज़्यादा अभी सब लोग बात जिस पे कर रहे हैं वो यूरोपियन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर डिफरेंट तरह से एप्लीकेबल है कि आपने जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं आपने देखना है कि उसके ऊपर कौन से स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, कौन से डायरेक्टिव एप्लीकेबल है, और जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो आपने किस तरह से पूरी करनी है। तो उस को मद्देनज़र रखते हुए आपने कंप्लायंस को पूरा करना है। तो बेसिक इसका ये कंसेप्ट है। तो अब इसमें जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, लेबल आपने अपने प्रोडक्ट्स को करना है, उस पर आपने इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चर की देनी है, इंपोर्टर की देनी है, आपका जो ER रिप्रेजेंटेटिव है उसकी आपने इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये रिक्वायरमेंट्स पहले जो प्रीवियस डायरेक्टिव था उसमें इतनी स्ट्रिक्ट और एलैबोरेटेड नहीं थी। अक्सर इसका जो इफ़ेक्ट है ये बेसिकली हमारे जितने भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं, B2C के अंदर हमारे पास अमेज़न है, eBay है, वॉलमार्ट है, Etsy है। इसके अलावा हमारे पास B2B में अलीबाबा है। अलीबाबा ने हमें ऑलमोस्ट कोई मंथ था बिफोर उसने हमें जो है पुश किया कि ये चीज़ EU के अंदर आने वाली है, तो इसके लिए अपने क्लाइंट्स को जो है वो गाइड करना शुरू करें। तो आया कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये सेम जो हमारे जितने भी स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रीन्योर हैं, जो कि सियालकोट से आइटम जो है वो यूरोप में भेजते हैं, उनके किसी का कोई $100 का ऑर्डर है, किसी का $500 का ऑर्डर है, किसी का $200 का ऑर्डर है, वो प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर भी ये लागू होगा या सिर्फ और सिर्फ ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बड़े ऑर्डर्स के लिए है? नहीं बट साहब, ये सब के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जब कोई चीज़ रेगुलेशन बन गई तो उसको बाईपास करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। तो पास्ट में जो बड़ी फैक्ट्रीज थी, जो बड़े एक्सपोर्टर्स थे, तो वो तो ऑलरेडी इस पर कंप्लाई कर रहे थे। लेकिन ये बड़ा अनइक्वल लगता है कि जी बड़ी फैक्ट्रीज किसी चीज़ को कंप्लाई कर रहे हो
और वही चीज़ जो है वो कोई छोटा एक्सपोर्टर या कोई ऑनलाइन सेल कर रहा है तो वो कंप्लायंस ना कर रहा हो। तो अब अल्टीमेटली सबको ही इसको कंप्लाई करना है। और जैसे मसलन ये तकरीबन आज से 10 साल पहले इस पर डिबेट शुरू हो चुकी थी कि जो ऑनलाइन सेलर्स हैं उनको हमने कैसे कंट्रोल करना है। तो अब ये जितने भी प्लेटफार्म हैं, अली बाबा हो गया, अमेज़न हो गया या अदर जो सोशल मीडिया के प्लेटफार्म हैं, उनको के लिए ये कंपलसरी है कि वो अपने जो भी सेलर्स हैं उनसे ये कंप्लाई करवाएं। और बाकी काफ़ी ज़्यादा प्लेटफार्म्स हमारे पास चूँकि क्लाइंट्स आते रहते हैं तो उनके वो प्रोडक्ट डीलिस्ट करते जा रहे हैं। तो अगर जो नहीं कंप्लाई करेंगे तो वो ज़ाहिर अल्टीमेटली उनकी मेंबरशिप या उनकी जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग है वो डीलिस्ट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा सर, इसके बारे में बताइएगा कि जितने भी पैकेट हमारे या शिपिंग बॉक्सेस हमारे यहाँ से पाकिस्तान से जाते हैं, आया कि इसके ऊपर जो EN कोड्स लगते हैं उसी के अंदर से कुछ जो डाटा है वो EU रेप जो कि EU रिप्रेजेंटेटिव है उसका वो फेच करेंगे। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट पैटर्न है कि जैसे हम मेडिकल डिवाइसेस की बात करें तो उसके ऊपर UDA कोड जो है ना वो पेस्ट होता है लेबल के ऊपर, और UDA कोड जो है ना वो यूडामेट में रजिस्टर होता है कि जैसे ही आप जैसे बार कोड होता है उसके ऊपर स्कैन करेंगे ना तो वो तमाम डिटेल्स आ जाएंगी कि किसने ये मैन्युफैक्चर किया, किसने इंपोर्ट किया और कौन इसका ER रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये जो है वो मेडिकल डिवाइसेस में इस तरह से उन्होंने कंट्रोल किए, क्योंकि मेडिकल डिवाइसेस मोस्टली हेल्थ से रिलेटेड हैं, ज़्यादा रिस्की इन्वॉल्व होता है, उसमें ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रिस्क है। तो पहली स्टेज पे उन्होंने इस चीज़ को की है। तो दैट मीन बेसिकली ये सर्जिकल है, डेंटल है, वेटरी है, मैनिक्योर है, ये जितनी भी मेटल के रिलेटेड प्रोडक्ट है उसके बारे में आप शेयर करें। जितने भी जो मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ होंगे, मेडिकल या जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर किसी भी ट्रीटमेंट के लिए वो या किसी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए अगर वो यूज़ होंगे तो वो मेडिकल डिवाइसेस की डेफिनेशन में आएंगे। अच्छा सर, ये EU रिप्रेजेंटेटिव क्यों ज़रूरी है? EU रिप्रेजेंटेटिव इसलिए ज़रूरी है कि उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि विद इन द यूरोपियन यूनियन कोई ऐसा कंटेक्ट पर्सन हो जो कंप्लायंस की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा हो कि जो भी प्रोडक्ट है उसके लिए कौन सी जो है वो टेस्टिंग रिक्वायर्ड है, वो आया मटेरियल जो है सेफ़ है और जो उनके रेगुलेशंस हैं उनको वो कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसका बेसिक रोल ये होता है कि वो ये इंश्योर करे कि जो प्रोडक्ट्स यूरोपियन यूनियन में एंटर हो रहे हैं वो उनकी पॉपुलेशन के लिए, उनकी पब्लिक के लिए सेफ़ है। तो इसलिए जो है ना इस रेगुलेशन में EU की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है फिक्स की गई हैं। अच्छा सर, हमारी सियालकोट की ऑलमोस्ट 40% इंडस्ट्री जो है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के रिलेटेड है, तो आप बताइएगा कि मेडिकल और नॉन मेडिकल डिवाइसेस के लिए किस तरह के EU रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है? जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो चूँकि जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि उसमें रिस्क फैक्टर हाई है तो उसके ऊपर कंप्लायंस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। उसके लिए यूरोप ने यूडामेट एक डेटाबेस बनाई है, तो वहाँ पर कंपलसरी है जो भी सेलर्स हों कि वो यूडामेट में रजिस्टर हों। तो जो यूडामेट में रजिस्ट्रेशन के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास एक ऐसा जो है वो EAR हो जो कि यूडामेट में रजिस्टर्ड है। बिल्कुल ठीक। तो अगर आप जो है वो अगर वो यूडामेट में रजिस्टर नहीं होगा और आप उसको ER नॉमिनेट कर देते हैं तो फिर आप खुद से यूडामेट में रजिस्टर नहीं हो पाएंगे। तो ये थोड़ा सा उसमें जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस जो ER के ऊपर। और जैसे अभी जैसे ये वाला रेगुलेशन आया है, एक और रेगुलेशन मेडिकल डिवाइसेस के हवाले से है, वो है MDR। पहले जो MDD था और अब वो MDR मेडिकल डिवाइस रेगुलेशन वो भी लॉ बन गया। तो उसमें जो यूरोपियन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी डिटेल से लिखी हुई हैं, तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसकी इस पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो वहाँ पे कम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो फिर आपने जब अगर मेडिकल डिवाइसेस के लिए आपने इंगेज करना है तो आप वही इंगेज करें जो कि यूडामेट का पार्ट है, क्योंकि अगर आप किसी और को करते हैं तो वो फिर आपको जब यूडामेट या अदर रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होंगी तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। सर, GPSR के अंदर नॉर्मल प्रोडक्ट कैटेगरीज कौन सी हैं और इसके अलावा जो हाई रिस्क हैं वो कौन सी हैं? जैसे जनरल प्रोडक्ट में तो आम आपके कैजुअल यूज़ की चीज़ें हैं, जैसे आपकी शर्ट है या और इस तरह की चीज़ें, लेकिन जो हाई रिस्क प्रोडक्ट हैं
उसमें आपकी जैसे अगर सियालकोट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेडिकल डिवाइसेस में काफ़ी हाई रिस्क प्रोडक्ट्स हैं। फिर आपके जो पीपीज़ हैं, जैसे आप मोटर बाइक सूट्स या रेसिंग सूट्स वगैरह बनाते हैं, तो वो आपके हाई रिस्क में आ जाते हैं। लेदर गुड्स के अंदर वो हैं, वो भी हाई रिस्क के अंदर आ रहे हैं। हाँ जी, वो अगर तो कैजुअल यूज़ के लिए हैं तो वो हाई रिस्क में नहीं है। अगर वो रेसिंग वगैरह के लिए, मोटर बाइक्स के लिए है, तो वो फिर हाई रिस्क में है। आपके मोटर बाइक ग्लव्स हो गए, आपकी ये पेंट्स हो गई मोटर बाइक, या मोटर बाइक सूट्स हो गए। दैट मीन जो हमारे वजीराबाद की सारी आइटम है मेटल के रिलेटेड, जो स्वार्ड्स हैं, जो एक्सेस हैं, जो नाइव्स हैं, वो सारे बेसिकली हाई रिस्क के अंदर साथ में चलेंगे। वो आप कह सकते हैं वो हाई रिस्क में नहीं आएंगे, वो मेडिकल डिवाइसेस नहीं हैं, वो तो जस्ट फॉर गेम्स के लिए हैं। वो तो सर सर्जिकल से भी ज़्यादा हाई रिस्क है। लेकिन उसका जो यूज़ है वो ये मेडिकल पर्पस के लिए नहीं है, लेकिन उनको देखना पड़ता है कि ये क्या उसका इंटेंडेड यूज़ है। अच्छा सर, यूरोप के अंदर कंप्लायंस के हवाले से और कौन सी रिक्वायरमेंट जो है वो हमारे मेंबर्स को जो है वो सामना करनी पड़ रही है? जैसे हमने ईयू की रिप्रेजेंटेटिव की बात की तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है। फिर यूडामेट रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। फिर टेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमारे यहाँ हम लोग बहुत वीक हैं, क्योंकि अगर आप सियालकोट की बात करें, इतने ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी एक भी लैब नहीं है जिसके टेस्ट जो है वो एक्सेप्टेबल हो इंटरनेशनल लेवल पर। ना कोई मेडिकल के डिवाइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और ना ही लेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से या अदर कोई ऐसी लैब नहीं है जो कि इंटरनेशनली उसके टेस्ट जो है वो एक्सेप्ट हों। तो सर ये सारे टेस्ट आप कहाँ से फिर करवाते हैं? ये फिर हम लोग अदर कंट्रीज से, जैसे तुर्की है, मलेशिया है, चाइना है या इंडिया है, वहाँ से ये फिर होते हैं, या इटली है। गवर्नमेंट एंड पे भी कोई एक्शन इसका नहीं लिया गया? नहीं, अनफॉर्चुनेटली बातें तो चैम्बर में भी काफ़ी दफ़ा हमने सुनी है, सर्जिकल एसोसिएशन में भी सुनी है, लेकिन आज तक कोई लैब हमने यहाँ पर देखी नहीं है या इनिशिएटिव नहीं किसी ने भी लिया कि ये यहाँ पे लैब होनी चाहिए। एक टीटीआई के नाम से बहुत पहले नॉर्वेजियन गवर्नमेंट की फंडिंग से लैब बनी थी, लेकिन उसकी भी जो एक्रीडेशंस वगैरह हैं वो कंटिन्यू नहीं रही। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि टेस्टिंग जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, और जब आप बाहर से टेस्ट कराते हैं ज़्यादा वो आपके कोरियर के चार्जेस, अदर जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक तो टेस्टिंग का जो एरिया है उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। फिर एक ओवरऑल हमें अपना एटीट्यूड भी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास जब भी कोई क्लाइंट आते हैं वो बेशक छोटा है या बड़ा है, तो उनका यही क्वेश्चन होता है कि हमें कोई शॉर्टकट बताएं, कोई ऐसा सोल्यूशन बताएं कि जिसमें पैसे ना लगें। लेकिन सर बात यह है कि अगर आप कंप्लाई सही तरह से करेंगे तो उसका आपको जो है बेनिफिट भी होगा। बिल्कुल। जब आप शॉर्टकट पे जाएंगे तो वो आज कल परसों आपका वो शॉर्टकट वर्केबल नहीं होगा। तो हमें एक अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों को समझें। और अभी चैलेंजेस इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, फिर आपके एनर्जी कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, फिर आपके सोशल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है कि हम लोग जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उसको कंप्लाई नहीं करते। जो इन्वायरमेंट है वो हमारे, यानी अगर इसी रोड पे आप भी ज़रा ट्रैवल करते होंगे तो आपको नज़र आता होगा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और वो धड़ाधड़ जो धुआं फेंक रही हैं, तो वो फिर अब वर्ल्ड के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इवन आने वाले वक्त में 2028 में ये बोल रहे हैं कि जी कि अगर आप ये क्लाइमेट केयर नहीं करेंगे, कार्बन फुटप्रिंट आपके ज़्यादा होंगे, तो हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। तो इस तरह के चैलेंजेस को लोग अभी कंसिडर ही नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें जो है ना वो डेफिनेटली आपकी एक्सपोर्ट को बढ़ाने में जो है ना वो ज़रूरी हैं। अच्छा, हमारे पास है ना सेमिनार्स में या ट्रेनिंग सेशन के अंदर एक बड़ा ना क्वेश्चन किया जाता है, क्या कोई भी ऐसा शख्स जो ईयू में रहता है, क्या वो ईयू रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है या उसके लिए कोई ख़ास शराइत है? देखें, ईयू रिप्रेजेंटेटिव कोई भी बन सकता है, लेकिन अब देखें जैसे मसलन आपका फील्ड है आईटी का, अब मुझे आईटी का नहीं पता, मैं कहूँ जी मैं भी आईटी कर लूँगा, तो उसका फिर रिजल्ट क्या निकलेगा? ये पास्ट में हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा जो पाकिस्तानी हमारे दोस्त थे जो एज ए ईयू रैप काम कर रहे थे, उनको बहुत हैवी किस्म की पेनल्टीज पड़ी हैं। तो अब हम तो बिल्कुल नहीं सजेस्ट करते कि किसी आप ऐसे पर्सन को बनाएं जो वहाँ पर अपनी जॉब कर रहा है या अपना रोज़गार कमा रहा है और अपने थोड़े से पैसों के लिए उसको जो है ना वो रिस्क में डाल दें, क्योंकि ये डायरेक्टिव्स, स्टैंडर्ड्स, ये जो रेगुलेशंस हैं
इनको पढ़ने के लिए और समझने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। या मैं 2012 में जो है वो मुझे जाने का मौका मिला बेल्जियम, तो वहाँ पर जो है वो मैंने जितना मेरी एज है उतनी ही एक्सपीरियंस के लोगों से मिला हूँ। तो वहाँ पर मुझे लोगों ने बताया कि अगर एक बंदा लेबलिंग पे काम कर रहा है तो वो 40 साल से लेबलिंग पे काम कर रहा है, अगर एक बंदा रिस्क असेसमेंट पे काम कर रहा है तो वो 40 साल से रिस्क असेसमेंट पे काम कर रहा है। तो ये बहुत वसी फील्ड है, और अगर किसी को वहाँ पर आप इंगेज कर लेते हैं तो उसको आप रिस्क में डाल रहे हैं। तो पास्ट में बड़े सारे हमारे सामने जो है वो दोस्त आए हैं कि जो अच्छा खासा वहाँ पे अपना काम कर रहे थे, तो किसी के कहने पर वो रिप्रेजेंटेटिव बन गए, तो नोटिस वगैरह आए और फिर उनको प्लेंटिस भी पड़ी है। तो हम करने को कर सकते हैं, लेकिन जो हाई लेस रिस्क वाले प्रोडक्ट्स हैं उनमें वो मे भी चल जाए, लेकिन अल्टीमेटली उसका भी बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर ये मेडिकल डिवाइसेस हैं, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो वो वही बंदा जो उनको सूटेबल होगा जो कि यूडामेट में रजिस्टर्ड है। तो यूडामेट में अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो उसे बना लेते हैं, तो फिर वो नहीं, उनका जो है ना काम चलेगा नहीं। सर, लास्ट इंडस्ट्री के रिलेटेड एक बिग क्वेश्चन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सियालकोट की इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, काफ़ी बड़े यहाँ पे यूनिट्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं। तो कंप्लायंस के डिपार्टमेंट के लिए ट्रेनिंग क्या ज़रूरी है, और स्टाफ की ट्रेनिंग भी ज़रूरी है? बिल्कुल भट्ट साहब, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक न्यू सब्जेक्ट है। अगर हम पास्ट में देखें तो हमारे लोग ट्रेंड हैं एक्सपोर्ट करने में, हमारे लोग ट्रेंड हैं मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन कंप्लायंस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपोर्ट से थोड़ा जो है वो बाद की चीज़ है। तो जब तक लोगों को समझ में नहीं होगा, लोग ट्रेन नहीं होंगे, तो तब तक वो ना ही बाहर की क्वेरीज को समझ सकते हैं और ना ही अपने आप को उस लेवल के ऊपर लेकर जा सकते हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो स्टाफ है उसको ट्रेनिंग दिलवाएं, और जो इन सारे रेगुलेशन से, डायरेक्टिव से, स्टैंडर्ड से जो है ना फेमिलियर करें। क्योंकि मेरा भी जैसे सर्टिफिकेशन से तल्लक है, तो एक एक इंडस्ट्री में आपको 4-4 सर्टिफिकेट्स जो है वो नजर आएंगे, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि जी ये क्या चीज़ है, किस तरह से इम्प्लीमेंट है, तो वो आपको गैप मिलेगा। तो जब तक जो है वो आपका स्टाफ, आपकी टीम जो है वो कम्पिटेंट नहीं है, तो वो इन क्वेरीज को एड्रेस नहीं कर सकती, और सही मानों में आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इन सिस्टम्स को, इन रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी। तो आपने ये सिर्फ कंप्लायंस की हद तक ही नहीं, बल्कि आपने ये जो आने वाला दौर है उसमें हर एक पर्सन को जो है ना वो आपने ट्रेन करना है। क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कुछ सोशल चैलेंजेस हैं, कुछ इन्वायरमेंट चैलेंजेस हैं, कुछ हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से चैलेंजेस हैं, तो हमें बाहर जो फार्मर्स आते हैं उनके साथ भी फैक्ट्रीज़ को देखने का मौका मिलता है। तो वो ये कहते हैं जी कि आपके तो बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल आप लोग वो उसको पॉइंट आउट ही नहीं कर रहे, या बहुत वीक एरियाज़ हैं। तो उसको करने के लिए जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको चाहिए कि अपने जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग का अरेंज करें। और अनफॉर्चुनेटली आप भी ज़ाहिर है सियालकोट में देखते हैं, लाहौर और अदर जगहों पर भी आप जाते हैं, तो अगर हम ट्रेनिंग के बजट की बात करें तो मेरा ख्याल है कि सबसे कम बजट जो है ना वो सियालकोट की इंडस्ट्री में होगा लोगों का। तो ये डेफिनेटली ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है, और हम यही चाहेंगे कि जी के ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, और इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप देखें, अगर आप यूनिवर्सिटी किसी में जाएं, वहाँ पर कोई कराची से प्रोफेसर आए हुए हैं, कोई लाहौर से आए हुए हैं, कोई चाइना से पढ़ के आए हुए हैं, कोई यूरोप से पढ़ के आए हुए हैं, तो उनकी इंटरेक्शन जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ इंडस्ट्री के साथ होनी चाहिए, और उन्हें जो वर्कर्स हैं, जो हमारे जो प्रैक्टिशनर हैं, उनको ट्रेन करने में भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, जो कि मिसिंग है, बहुत ज़्यादा वीक एरिया हमारा ट्रेनिंग इधर। लास्ट एक हमारा सर क्वेश्चन है, आपने 30 साल का जो अरसा गुजारा है, इसके अंदर कोई आप ऐसी कंपनी का नाम बताना चाहेंगे जहां पर फील करते हैं कि उन्होंने कंप्लायंस को सही तरीके से कंट्रोल किया हुआ है, और अगर उन्होंने किया हुआ है तो तकरीबन उनके डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट कितने बंदों की टीम है? यानी मुझे यहाँ पे फॉरवर्ड स्पोर्ट्स को देखने का मौका मिला है, तो वहाँ पर आप खुद जाएं, आप देखेंगे कि वो लगता ही नहीं है कि जी के यहाँ की फैक्ट्री है।
तो उन्होंने जिस तरह से किया हुआ है तो वो वहाँ पर अगर हम करें तो जो मुझे आइडिया 12 से 13 लोग हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वही लोग हैं, उन्होंने हर डिपार्टमेंट को भी रोल दिए हुए हैं कि आपने ये काम करने हैं। इसी तरह कराची में मुझे मिडास क्लोथिंग के नाम से जो है ना वो एक ग्रुप है, उनकी फैक्ट्रीज को मैंने देखा, वो बहुत ज़्यादा कंप्लाई हैं, वो वहाँ पर पूरी टीम्स हैं, और वो उन्होंने सिर्फ वो टीम्स ही नहीं बल्कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने उधर भी रोल असाइन किए हुए हैं कंप्लायंस के हवाले से कि जी आपका ये डिपार्टमेंट है, आपने ये चीज़ें देखनी है। ये एक डिपार्टमेंट की या एक अकेले पर्सन का जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कंप्लायंस जो है वो पूरी फैक्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर आपका कोई वर्कर जो है वो मिस्टेक करता है तो उसका इम्पैक्ट सारी फैक्ट्री पे आएगा। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो रीज़न जो है वो में भी एक वर्कर या किसी अकेले पर्सन की नेग्लिजेंस हो, लेकिन उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा वो पूरी फैक्ट्री पर आएगा। तो आपने सबको इन्वॉल्व करना है, सबको ट्रेन करना है, सबको इसके बेनिफिट्स बताने हैं और उनकी हेल्प करनी है ताकि वो चीज़ों को समझ सकें। माशाल्लाह आज की हमारी कन्वर्सेशन बड़ी ही ज़बरदस्त रही है। रज़ाउल्लाह शाह साहब अपने फील्ड के मास्टर हैं, 30 साल का इनका एक्सपीरियंस है और इन्होंने हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए मुफीद इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन शेयर की है, और उम्मीद करते हैं कि अभी जो लोग ये वीडियो देखते हैं, अगर आप दिल में फील करते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा जिनी है, तो आप अंडरस्टैंड कर लें कि जिस वक्त हमारे पास इस तरह के एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं तो ये कोई बड़ा जिन नहीं है, बल्कि हमें इसको जस्ट अंडरस्टैंड करना है। बिकॉज ये कंप्लायंस जो है वो आने वाले वक्त की बहुत ही अशद ज़रूरत है। जिस वक्त हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद इंशाल्लाह आपके लिए बिज़नेस ही बिज़नेस है, आपके लिए नए रास्ते खुल जाएंगे और आप किसी एक जगह पे स्टॉप नहीं होंगे। कन्वर्सेशन के एंड में आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।